नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कल यानी 19 नवंबर 2024 को राजस्थान इंस्ट्रक्टर जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन का पेपर हुआ है। उसके आंसर की के रूप में हम इस पेपर को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ऑफलाइन पेपर था तो पूरा पेपर मिल चुका है। टेक्निकल के जो 80 क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। नॉन टेक के 40 क्वेश्चन, राजस्थान जीके था। ओवरऑल पेपर अच्छा था, तैयारी करने वाले बच्चों के हिसाब से ठीक था। और मुझे लगता है कि पेपर ITA में पढ़ाने वाले किसी सर ने ही बनाया होगा, क्योंकि बुक में से क्वेश्चन उठाए गए, लाइंस बनाकर क्वेश्चंस आपको दिए गए। मुझे पेपर का जो पैटर्न था वो बहुत अच्छा लगा। एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन पूछने के प्रयास किए गए, हालांकि इजी बने। तो शुरू करते हैं। आंसर की के रूप में आपको मिलान करना है। 80 क्वेश्चन है। वैसे आप भी सारे टैलेंटेड ही हो, पेपर जिस लेवल का बना उसी लेवल का कंपटीशन आपने दिया है, तो मेरिट तो हाई रहने की संभावना है। फटाफट से मिलान कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको मिलान करने की ज़रूरत है। बाकी तो एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, इतना तो सबका टैलेंट है ही आप में। तो आइए शुरू करते हैं, और जैसे जैसे टेक्निकल वाले क्वेश्चंस आएंगे हम आपको रोकते जाएंगे, हल करवाते जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वन सेल कनेक्टेड विद रिवर्स पोलरिटी इन पैरेलल। समांतर में एक सेल उल्टा जुड़ जाए तो क्या है? बिल्कुल इसका शॉर्ट सर्किट वाला ऑप्शन ही करेंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना वोल्टेज जीरो वाला, तो ये भी है कहीं ना कहीं। वो कहते हैं कि जो हाई क्योंकि देखो ऊर्जा का ट्रांसफ़र या धारा का चालन मान लीजिए उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, तो हाई एनर्जी वाला लो एनर्जी की तरफ से वो उसके लिए संट की तरह काम करता है, लोड की तरह काम करता है, और सेल पूरे डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन इन्होंने डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन शॉर्ट सर्किट की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उल्टे जुड़ने का मतलब क्या होता है कि एक प्लस और एक माइनस के साथ इधर से माइनस और इधर से प्लस, तो ये प्लस और माइनस आपस में टच होने वाली बात हो गई। तो शॉर्ट सर्किट वाला ऑप्शन ही सही माना जाएगा। और कारण कम बताएंगे अब, क्योंकि एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत आपको है नहीं। सीरीज मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर क्यों कहते हैं? बड़ा सिंपल है, क्योंकि मोटर जो है वो AC और DC दोनों पर समान रूप से चालू हो सकती है, इसीलिए यूनिवर्सल बोल रहे हैं। यूनिवर्सल का मतलब यही होता है। तो आपका शायद ये क्वेश्चन भी सही हुआ ही होगा, कोई प्रॉब्लम वैसे ज़्यादा इसमें थी नहीं। मोटर में स्टार्टर का मेन काम क्या है? तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना, यही वाला ऑप्शन आएगा। आपका भी सही है, तो इसमें ज़्यादा क्यों ही रुकें फिर, है ना। ज़्यादातर सवाल ऐसे हैं जिनमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर था, वैसे भी कोई डाउट नहीं है। देखो नियोन लैंप, नियोन साइन ट्यूब और सोडियम वेपर लैंप, इन तीनों का आप मिलान कर लीजिए। पकड़ करने का तरीका जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि हम अगर किसी एक को भी अच्छे से पकड़ लें तो समझ में आ जाता है। तो आप चाहे तो दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, चाहे तो लैंप का पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे तो यूजेज का पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे देखो अधिकतर विज्ञापनों के लिए ही उपयोग कर सकते हैं, तो विज्ञापन के लिए नियोन साइन ट्यूब लैंप आता है अपना, इसमें आपका A आएगा। तो या तो आप ऐसे मिलान कर लो कि दूसरे में A कहाँ है, तो इन दोनों में ही नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, तो ऑप्शन एक ही बचा है। देखो बहुत सारे तरीके हैं और देख लो। अगर इस साइड से अगर अपन बात करें तो उच्च दक्षता, सबसे ज़्यादा दक्षता सोडियम वेपर लैंप की होती है। सड़कों पर उपयोग कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं, स्टोरेज यार्ड में कर रहे हैं, और कुहरे को भेदने में भी, तो ये तो सोडियम वेपर लैंप ही है। यानी B जो है ये तीसरे का है, तो तीसरे में B देख लो कहाँ है, इसमें दिया हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं है। ये लो मिलान करने का ये भी तरीका सही हो गया। मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपका समझ सकते हो कि आपको जो है वो ऑप्शंस के हिसाब से मिलान कर लेना आसान रहता है ना। दोबारा मिलान करा देता हूँ। पहले में आपका C आएगा, इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं, दूसरे में A आएगा, और तीसरे में आपका B आएगा। तो ये मिलान आपका जहाँ भी सूटेबल हो रहा हो कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, आराम से करवाते हैं। देखो ओवरहेड लाइन में लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, अच्छा एक बात और बताऊं, मैं चिल्ला कर थक गया, क्लासेस दे देकर थक गया। निम्मी असाइनमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए गए थे, ये क्वेश्चन उसका एक प्रूफ है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट करेंगे, इसमें ब्रिटानिया जॉइंट कहीं है नहीं, ये ब्रिटानिया T जॉइंट है, ठीक है ना। स्कारफेड जॉइंट में तो कोई ताकत ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं था और, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट आएगा, पश्चिमी संघ जोड़ बोलते हैं इसे, ये आपका सही होना चाहिए था, ठीक है। लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए तो ELC भी आएगा, ये गलत वैसे ही नहीं है। और उसके बाद में देखो यहाँ एक ऑप्शन है जिसमें मुझे डाउट है, इसका आप मिलान करना सारे, है ना। और आप क्या करके मुझे बताना, और आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे बताना। ये क्वेश्चन ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स कौन से है? देखो भाई सोलर एनर्जी आएगा, टाइडल आएगा, नेचुरल गैस नहीं आएगा, जियोथर्मल आएगा, बायोमास आएगा। यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा पारंपरिक सोर्स है, गैर परंपरागत सोर्स है, तो तीसरे को छोड़ के बाकी सभी थे, तो तीसरा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। देखो तीन इस ऑप्शन में ये नहीं कर सकते,
3 इस ऑप्शन में ये नहीं कर सकते, 3 इस ऑप्शन में ये नहीं कर सकते, तो डी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो गई, डी में 5 नहीं दिया, डी में 5 नहीं दिया, तो 5वां ऑप्शन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लिखा नहीं ना, पूछ रहा है, तो 1, 2 और 4 तो है ही ना, 5वां भी है, कौन सा, बायोमास वाला भी है। नेचुरल गैस आपका परंपरागत में जाएगा, नेचुरल गैस, ऑयल, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तीनों आपके कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं। तो 3 जिस ऑप्शन में लिखे हुए हैं ना, वो तो किसी हालत में हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है। तो मैं इसमें 1, 2 और 4 वाले ऑप्शन के साथ जाना चाह रहा हूँ। आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। ओपिनियन होते हैं, देखो सबके अपने अपने विचार है। आप और एक बात और ध्यान रखना, ये पेपर हम एग्ज़ाम हॉल के बाहर हल कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे थे, इसलिए ये मत सोचना कि सारा कुछ सही हो रहा है कि सारा कुछ गलत हो रहा है, नहीं, हम यहाँ हल कर रहे हैं उसमें और आप एग्ज़ाम हॉल में हल कर रहे थे, उसमें बहुत फ़र्क है। इसलिए केवल आपको मिलान करना है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि अरे मेरा यही गलत हो गया या ओहो ये इन्होंने तो सारे ये सही करवा रखे हैं, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम भी क्रॉस मैच करके आए हैं, मेरे सीनियर जेएन है यहाँ पर, उनसे मैं डिस्कशन करके भी आया हूँ, सीधे नहीं आए, तो चिंता नहीं करनी है। आ जाओ, सिंबल किसका है, तो फ्यूज का सिंबल है, ये गलत किसी का हुआ ही नहीं होगा। और इसमें देखो क्या करें, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो तीर की दिशा, देखो डायोड का सिंबल बना लो, ऐसे ही तो है, तो एक तरह से ये तीर की दिशा ही तो हो गई ना। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ से धारा इधर ही चल रही है, धारा चलने की दिशा को दिखाएगा। कन्वेंशनल करंट फ्लो को दिखाता है वो। फॉरवर्ड में तीर का निशान जो होता है वो धारा प्रवाह की दिशा में ही होता है, यानी उसी तरफ धारा चल रही होती है और उसी तरफ निशान होता है। नो लोड वोल्टेज 240, फुल लोड वोल्टेज 220 वोल्ट है। इसका रेशियो निकालना 9.09 आ रहा है। नो लोड माइनस फुल लोड, ये इस बच्चे ने पेपर भेजा था, इसने हल करके देख रखा है, इसका सही भी है। नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100 ये करना है और 9.09 उत्तर आ रहा है, शायद आपका यहाँ पर सही भी आ रहा होगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, नया क्वेश्चन दिया है। सौर विकिरण किसको मापते हैं, पाई हेलियोमीटर यही आएगा। देखो एम्पेरोमीटर और पायरोनोमीटर और एनीमोमीटर ये वैसे ही नहीं आने, ठीक है ना। ये इसका पहला ऑप्शन ही आपका सही है, पाई हेलियोमीटर, ठीक है। मुझे लगता है ये भी सही है, नया नाम सुनकर कर ही दिया होगा आपने, क्योंकि एनीमोमीटर और वायु दाब और वो आपने पहले ही बैरोमीटर और पढ़ रखे होंगे। एमीटर तो हमारा ही है, इसको कौन समझाता है। एक इस क्वेश्चन पर आते हैं, अंडरग्राउंड केबल में वोल्टेज स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई। इसने 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, कोर ऑफ द कंडक्टर और सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मैं इसमें ए ऑप्शन के साथ जाना चाह रहा हूँ, कारण बताऊँगा आपको। बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कोर पर करेंगे। देखो ध्यान रखना, प्रतिबल होता क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या है, बल का प्रतिबल, न्यूटन गति का तीसरा नियम है। हमने चालक को क्या दिया, विद्युत वाहक बल, उस बल का प्रतिबल लग रहा है, तो विद्युत वाहक बल कहाँ है, कोर में, क्योंकि कोर में तो धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसमें एक बल है आपके पास, ठीक है। तो वो जो बल आपका है, जो हमने उसको विद्युत वाहक बल यानी बल दिया ना, उसका प्रतिबल आता है, चालक सतह पर सर्वाधिक होगा। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आपका क्या मानना है ज़रूर बता देना, कोई बात नहीं, फाइनल आंसर किया है तो मिलान कर लेना, अभी घबराना नहीं है, क्रॉस मैच कर रहे हैं खाली, है ना। सब टैलेंटेड हो और आपके टैलेंट की हम पूरी तरह से कदर करते हैं। आइए क्या करें, वायरिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन कैसे जुड़े होते हैं समांतर, ये गलत नहीं होगा। 0 वाट लैंप में 5 से 10 वाट ही करेंगे, देखो 10 से 20 वाट ज़्यादा हो जाएगी, है ना। 0 वाट में 0 कंजप्शन तो करना नहीं है, 5 से 10 वाट वाला ही ऑप्शन शायद सही माना जाएगा। और लेमिनेशन में एडी करंट हानि ऑप्शन आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी मोटरों में कौन सी वाइंडिंग होती है, तो इसमें मैं सिंगल लेयर लेप वाइंडिंग के साथ जाना चाहूँगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि छोटी मोटरों में कंपेरेटिवली करंट थोड़ा सा हाई भी रहता है, लोड ज़्यादा पड़ता है ना, मोटर की कैपेसिटी इतनी है नहीं, तो सिंगल लेयर लेप वाइंडिंग में जाएगा। डबल लेयर वैसे नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है उतनी। और लेप के साथ जाएंगे, वेव करना नहीं है, तो सिंगल लेयर लेप इसका ऑप्शन मैं मान रहा हूँ, और मिलान कर लेना कोई बात नहीं। 40 किलोवाट और 200 वोल्ट की वेव वाउंड डीसी शंट जनरेटर है। देखो भैया करंट निकाल दो, वेव वाउंड डीसी शंट जनरेटर है, प्रत्येक समांतर पथ में धारा का मान क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ना इसमें आर्मेचर करंट निकालनी है, कुछ और तो दिया नहीं इसने, तो आपको क्या करना है, लोड के हिसाब से करंट निकालनी है और I बराबर P/V निकाल देना है। पावर है आपकी 40,000, वोल्टेज है 200, आंसर आएगा आपका 200 एम्पीयर करंट, यही आ रहा है ना। अब
वेव वाइंडिंग में प्रत्येक समांतर पथ का पूछ रहे हैं, तो देखो वेव वाइंडिंग में 2 रास्ते होते हैं, है ना। ये 40,000 ही है ना आपका, 40,000 और 200 वोल्ट आपने दिया, तो 200 ये कटेगा, ये 2 का आप भाग देंगे तो 200 एम्पियर आएगा। अब 2 रास्ते हैं तो इसका आंसर तो आपका 100 एम्पियर आना चाहिए था। क्या मान रहे हो, कहीं ना कहीं गलती इनसे हुई है टाइपिंग में, या तो वेव की जगह लेप देना चाहिए था, यही है क्या, या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ? क्योंकि 2 रास्ते हैं ना, और इसने क्या पूछा, देखो प्रत्येक समांतर रास्ते से पूछा है भाई। तो टोटल करंट 200 एम्पियर हुई है, टोटल करंट 200 का 2 में अपन भाग भी देंगे तो प्रत्येक रास्ते से तो 100 एम्पियर धारा ही हुई ना। 100 कहीं ऑप्शन भी नहीं है, या तो इसको वेव की जगह लेप मानते हुए किया होगा, फिर 4 पोल है, आप 200 में 4 का भाग देंगे तो 50 एम्पियर उत्तर आ रहा है, फिर ऑप्शन भी है ये रहा, है ना। कोई बात नहीं, देख लेना, या तो मेरे पढ़ने में जल्दबाजी में हो रहा है क्योंकि टाइम का थोड़ा मेरे भी इश्यू रहता है, सुबह का समय है। देखो अगला सवाल, देखो इनमें से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। देखो सूर्य से हमें कहीं ना कहीं विंड का फर्क भी पड़ता है, दिन का समय है, फर्क पड़ेगा। बायोमास तो सूर्य से ही पूरा चलता है, जियोथर्मल भी है, न्यूक्लियर नहीं होगा। ये केवल और केवल परमाणुओं के विखंडन से है, दिन में भी विखंडन कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट चल ही रहा है, वही आएगा। और किरचॉफ का नियम, वोल्टेज नियम किससे संबंधित है, केवीएल के बारे में पूछ रहा है। तो केवीएल ये कहता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अप्लाइड ईएमएफ की योग के बराबर है, तो दोनों आएंगे, बोथ आईआर ड्रॉप एंड बैटरी ईएमएफ दोनों से संबंधित है। सोर्स ईएमएफ को वो साथ में इंक्लूड करता है। और वे पदार्थ सामान्य ताप पर लंबे समय के लिए लोहे चुंबकीय गुण को दर्शाएंगे। लंबे समय तक फेरोमैग्नेट जिनमें रहेगा तो फिर उनको परमानेंट मैग्नेट ही बोलेंगे भाई। स्थायी चुंबक ही इनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। सीआरओ इनमें से क्या मापन नहीं करता है, तो देखो सीआरओ है ना, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को तो मापता है ना, टाइम पीरियड को मापता है, उससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टेज कहीं ना कहीं मेजर होगा तो करंट को इंक्लूड किया जा सकता है, रेजिस्टेंस नहीं नापेगा सीआरओ। मैं इसमें बी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, सीआरओ रेजिस्टेंस नहीं नाप सकता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, टाइम पीरियड तीनों नापता ही है। आ जाइए उसके बाद में क्या पूछ रहे, देखो 100 केवीए 2400 वोल्ट 240 वोल्ट ट्रांसफार्मर में 300 टर्न सेकेंडरी पर है, प्राइमरी करंट उसकी ज्ञात करें। देखो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि ट्रांसफार्मर 3 फेज है या सिंगल फेज है। एक तरफ वोल्टेज 3 फेज जैसी है, दूसरी तरफ वोल्टेज सिंगल फेज जैसी है। हम इसको केवल P बराबर VI वाले फॉर्मूले से हल करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका पावर कितना है 100 केवीए, ठीक है, और प्राइमरी की वोल्टेज कितनी है 2400, मिलान करना 41.7 एम्पियर करंट आ रहा है। आई थिंक यही कैलकुलेशन आपका भी रहने वाला है, मिलान कर लेना, देख लेना जरूर। यस नो ही तो करना है ना। सीटी का बर्डन कैसे देते हैं, देखो सीटी हो या पीटी हो, बर्डन इनका वीए में ही होता है। एक तरह से बर्डन यानी इनका भार या रेटिंग होती है। हालांकि दूसरा ऑप्शन जो होता है ना, वो होता है लोड इम्पीडेंस के रूप में भी दे सकते हो, बट वो ज़्यादा नहीं होता, वीए के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन है वीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सीटी पीटी का बर्डन वीए में ही होता है, ये आपको ऑप्शन के रूप में निम्न बुक में भी मिल जाएगा। वोल्ट एम्पियर के अकॉर्डिंग होता है। केवल करंट का रेशियो हम लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के 4 लाइनें दी हुई है। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी पर सोर्स वोल्टेज से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। स्टेप डाउन में वोल्टेज जो होता है वो दिए गए वोल्टेज से कम होता है, और आइसोलेशन में दिए गए वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। रेशियो के आधार पर परिभाषा पढ़नी थी, है ना। अगला सवाल, अगर हम किसी वोल्ट मीटर को एमीटर के रूप में जोड़ेंगे तो क्या होगा। वोल्ट मीटर समांतर में लगता है, एमीटर का मतलब वो बोल रहा है कि सीरीज में जोड़ दिया। अब सीरीज में वोल्ट मीटर की कॉइल आपने जोड़ी, लेकिन एक बात आप सब जानते होंगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई टू वेरी हाई होता है। ये सर्किट में कोई धारा को चालन ही नहीं करने देगा। इतनी करंट चलेगी जो नए के बराबर होगी। डिफ्लेक्शन दिखाने में इसको जोर आएगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर है, या तो नो डिफ्लेक्शन कर सकते हो और दूसरा लो रीडिंग कर सकते हो। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लो रीडिंग है। क्यों है मैं बताता हूँ। वो ये कहता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अनंत तो नहीं है, मानी हम ये बोलना चाहें कि परिपथ में धारा जो है वो 0 चलेगी, तो 0 नहीं बोल सकते क्योंकि रेजिस्टेंस अनंत तो नहीं है, क्योंकि मीटर आदर्श नहीं है, वो ये कह रहा है। और आइडियल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो धारा उसमें से चलेगी, तो उपकरंट के कारण भी टॉर्क तो बनेगा। दरअसल वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर में ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बन रहा था, तो वो तो करंट
कॉइल में चलती है, कॉइल टॉर्क बनाती है, मोटर ही तो है, मीटर एक तरह का। अब धारा इसमें जीरो तो नहीं चल रही, लेकिन चल रही है, वो कितनी है, कुछ एम्पियर चल रही है, इसलिए वो लो रीडिंग दिखाएगा। ये वाला ऑप्शन ठीक है ना। जल जाएगा अरे वो तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं, कर ही मत देना। अच्छा एक ये देखो, जिस राशि को मापा जा सकता है वो क्या कहलाता है, अंडर मेजरमेंट राशि जो होती है ना उसे मेजरेंट राशि बोला जाता है। और ये मैंने क्रॉस मैच करवा के ही लिया है, मैंने जो हमारे यहाँ सीनियर जैन हैं उनसे मैं पता करवा कर ही आया हूँ। सेल की कैपेसिटी तो एम्पियर घंटा, ये गलत होगा ही नहीं किसी का। और बैटरी में डिवाइडर का, सेपरेटर का उद्देश्य क्या है, तो प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाव करना, ये सही हो गया। वोल्टेज सेल और इनका मिलान करना था, कर लो। ये देखो अब एक में ही 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। ये भी तो गलत होगा नहीं वैसे, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रोड के रूप में तांबा और जस्ता, और इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया ये वोल्टेज सेल का ही है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जस्ते का होता है और धनात्मक में कार्बन की छड़ होती है, तो ये शुष्क सेल ही हो गया, ड्राई सेल। उसके बाद में देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है ना, तो ये एल्कलाइन सेल, क्षारीय सेल बोलते हैं, और मरकरी ऑक्साइड का, ये तो ABCD ही था इसमें, ठीक है। इस सीक्वेंस में ABCD ही एकदम सही था, आपका कोई गलत कहीं है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान GK आ गया। और नेक्स्ट आते हैं, ये देखो ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म किसके बने होते हैं, क्रॉस आर्म GI के होंगे, गैल्वेनाइज्ड स्टील, जिन पर वो अपन इंसुलेटर वगैरह लगाते हैं, है ना, क्रॉस आर्म पे ही तो लगाएंगे। और हाँ, ऐसे सभी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, इनको आइसोबार बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक होते हैं आइसोटोप, एक होता है आइसोबार, तो इनको बार बोलते हैं। मैंने दोनों की परिभाषा वैसे करवाई हुई है, जब आपको मैंने वो बेसिक में न्यूट्रॉन वाला करवाया था ना, उस समय करवा दिया था। हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का, ये गलत किसी का नहीं हुआ। सीडीओ की वायरिंग में 2 वे स्विच लगता है, ये गलत किसी का नहीं हुआ। डायनेमिक इंड्यूस EMF BLV साइन थीटा है। निम्मी असाइनमेंट DC जनरेटर वाले में सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ था, C ऑप्शन है, डायरेक्ट वहाँ से उठाया है, ठीक है। एक ये देखो मिलान करने के लिए पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो माइक्रो में 10 की पावर -6 ठीक है, मेगा में 10 की +6 ठीक है, किलो में 10 की 4 दे दी, किलो में 10 की 3 होती है, मिली में 10 की पावर, ये सही था। C ऑप्शन गलत हो गया। वो पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, ये बताना था। अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन में एरर आ गई। इंग्लिश में तो कह रहा है नॉट यूज्ड, और यहाँ कहता है उपयोग किया जाता है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर डाउट हो तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। नॉट यूज्ड में सेमी सॉलिड नहीं है, ठोस में बिछाना है, सिस्टम में बिछाना है, डायरेक्ट बिछाने की विधि भी है, सेमी सॉलिड नाम का मेथड नहीं है। इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शन करेंगे, ये वाला आपका सही था। उसके बाद में कौन सा कथन सही नहीं है, सारे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। समांतर में वोल्टेज समान होता है, सीरीज में वो कह रहा है धारा समान नहीं होगी, हो गया ना गलत, बस सीरीज में धारा समान होती है, ठीक है। सिंपल ऑप्शन ही थे, ये सारे आपके सही होंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। और इसमें करंट निकालनी थी तो ये भी सबका सही हो जाएगा। समांतर में दिया हुआ है ये 100 ओम, ये 55, ये 40 और ये 200, और 220 वोल्ट सप्लाई देना था। बस समांतर में सबको समान वोल्टेज मिलेगी, धारा निकालो, उत्तर आ जाएगा। ये किसी का गलत नहीं हुआ, ठीक है ना। इस पेपर के हिसाब से इसका C ऑप्शन एकदम सेट बैठ रहा था, ये सही है। हालांकि इसकी गलती ये है कि एक इसमें माइनस और बाकी प्लस करनी चाहिए थे, किरचॉफ नियम के अकॉर्डिंग पूछ रहा था ये। और अर्थिंग के लिए कौन सा, तो हरा रंग का तार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 47 में ऑब्जेक्शन कर देना भाई। लक्स जो है ना वो इल्यूमिनेशन की इकाई भी है और इल्यूमिनेंस की भी है, ये दोनों एक ही बात है। प्रदीप्ति और प्रदीपन दोनों एक ही चीज़ है, इसी ऑप्शन में है, प्रॉब्लम और कोई नहीं। लक्स प्रदीपन की इकाई है और ज्योतिर्मयता की भी इकाई है, दोनों की है। आप क्रॉस मैच खर्च करवा लेना, आपको भी पता लग जाएगा। प्रैक्टिकबल मटेरियल पूछ रहा है फ्यूज का, तो देखो व्यवहारिक तौर पर तो हम फ्यूज है ना टिन और शीशे की मिश्र धातु का ही बनाते हैं भाई, ठीक है। सबसे उत्तम सामग्री टिन और शीशे की मिश्र धातु के साथ ही जाएंगे। और जलवायु प्रमुख तत्व छोड़ दो एक बार, मृदाएं मिट्टी ये उसका आ गया, है ना। अब राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। पूरा पेपर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप में मिल जाएगा, ले लेना वहाँ से। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है। रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 कर देना, ठीक है। और क्या करना था, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी पढ़ते ही आपका सही हो जाएगा। और इसका जो है ना ऑप्शन देखो ये रहा,
ईएमएफ लोड पर उपलब्ध वोल्टेज है, ये गलत हो गया। लोड पर उपलब्ध वोल्टेज को विभवांतर बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं, ईएमएफ नहीं बोलते। ईएमएफ बिना लोड के उपलब्ध है, बाकी सारा सही है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है और धारा प्रवाह का विरोध करता है। अर्धचालक में चालक और कुचालक के बीच। कंडक्टर वो जिसमें धारा आसानी से चलती हो। तो फिर ऑप्शन एक ही बचा, आप खुद ही सोच लेते, है ना। आग बुझाने में स्मूथरिंग क्या है? तो स्मूथरिंग होती है ऑक्सीजन की सप्लाई काटना। स्मूथरिंग, कूलिंग और स्टार्विंग तीनों विधियां करवाई हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर क्या नापेगा? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों को माप देता है, ये सही है। ईएलसीबी का पूरा नाम सही है। एमसीबी का पूरा नाम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना। हमिड वेदर उमस वाले मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। उद्योगों में मल्टी मोटर ड्राइव, ये ड्राइव वाले क्वेश्चन सारे निम्न असाइनमेंट में उसे उठाए थे यार। कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन किसी बुक में से मिल जाना मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। रोलिंग मशीन ही आएगा इसके साथ, ठीक है ना, किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले भी करवा दिया था। फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू का काम क्या है? तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करना, ठीक है ना, मोटर को नियत वोल्टेज देना, ये भी सही है। और पावर कंट्रोलर का काम क्या है? तो ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। मोटर की पावर जो है वो निर्धारित मान से ज़्यादा तो नहीं खींची जा रही है क्या? मुझे लगता है इतने ही थे, क्या और है? हाँ ये है ना। ये समांतर में 3 रेजिस्टेंस है, इसका आ जाएगा उत्तर 8/7 ही आ रहा है। सबका सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। वो कह रहा है इसको और इसको किससे दर्शाया? तो 2 चीज़ें हैं देखो। एक तो सबसे पहला पूछ रहा है तो ये कोर हो गया, या कंडक्टर बोल दो तो ये कंडक्टर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड में यहाँ सर्विंग है और यहाँ बेडिंग है। सर्विंग होता है सबसे ऊपरी भाग, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो कंडक्टर और बेडिंग वाला ऑप्शन ही यहाँ सही होगा, ठीक है। आप क्या कर गए हैं मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद में देखो भूमिगत केबल में जोड़ बनाने के लिए जो कंपाउंड डालते हैं ना, वो बिटमन यौगिक होता है भाई। ये भी निम्न असाइनमेंट के क्वेश्चन है सारे के सारे, आप मानोगे नहीं। आप कहोगे आज बता रहे हो, नहीं भैया हमने तो पहले ही करा दिया था। पवन ऊर्जा उत्पादन में जो मेन समस्या आती है ना, वो आती है एरोडायनेमिक सिस्टम में आती है। पंखुड़ियों पर ये वो फर्क पड़ जाना, वो पूरा टॉपिक जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लाभ नहीं है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लाभ नहीं है कि ये निरंतर ऊर्जा सोर्स नहीं है, बंद हो जाएगा अगर पानी नहीं है तो। जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपका सही है, ठीक है ना। एक कैपेसिटर वाला मिलान कर लो भाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार। अच्छे से मिलान करना सारा, ये वैसे निमी बुक में से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें आपका यही सही है जो इस बच्चे ने मिलान किया हुआ है ना, DABC आएगा इसका, ठीक है। कन्फर्म ही है, ये मैं मिलान कर चुका हूँ। तो ये जो मेटलाइज्ड है ना, इसका D आएगा, पॉलिस्टर वाले का A आएगा, माइका का ये आएगा और उसके बाद में C आएगा, ठीक है। ये जो इस क्वेश्चन का है, ये निमी बुक में से सीधा उठाया हुआ है, ये असाइनमेंट में से नहीं उठाया, ये बुक में से दिया हुआ है, बनाया है क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, स्टार का पूछ रहा है कि डेल्टा का, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश देखेंगे तो देखो डेल्टा टू स्टार, तो डेल्टा से स्टार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध में 3 का भाग देना पड़ेगा। स्टार टू डेल्टा करते हैं तो प्रतिरोध को 3 से गुणा करते हैं। समतुल्य स्टार डेल्टा की बात कर रहा है ये, है ना। इस पर डिटेल से मैं बात कर चुका हूँ, पहले कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। क्या प्रेरित ईएमएफ वाला है तो इसमें फैराडे का नियम ही आएगा, इंड्यूस ईएमएफ वाला वो। और परिपथ में विश्लेषण करने के लिए किरचॉफ का नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस वो सारे आते हैं, तो किरचॉफ नियम आएगा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। और कौन सा है? इतना ही है मुझे लगता है। आ जाओ इस पर, ये देखो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी कि पावर कितनी जनरेट होगी? तो ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि पानी की मात्रा कितनी है, पानी का हेड कैसा है, पानी का फ्लो कैसा है। C ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ये प्रतीक किसका है? तो डायक का प्रतीक है, 2 डायोड आमने सामने लगे हुए थे, ये सबका सही होगा। सोलर सेल में सामान्यतः क्या होता है? तो सिलिकॉन लगा रहता है, ये गलत नहीं होगा किसी का भी, सही है, ठीक है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो धातु की प्रतिरोधकता, तो धातुओं में PTC होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस आधार पर है? तो रेशो के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन इसका अभी थोड़ी देर पहले ही आया था कि तीनों का रेशो के आधार पर बताओ। अच्छा, एक इनको मिलान करना था भाई, SCR, डायक, ट्रायक, IGBT। तो देखो गेट, कलेक्टर और एमीटर जो सिरे होते हैं ना, वो IGBT के होते हैं। चौथे में B ऑप्शन देखो, तो
तो इसको शायद मैंने देखा तो एक में ही मिला था, देखो चौथे में बी है ना, बस इसी में ही दिया हुआ है, ये लो बस। बाकी देखो सी ए डी दिया है तो सारे ही गए, क्रॉस मैच ऐसे करवाया करो, बाकी सारे सही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूजन आपको यहाँ हो रही होगी बाई डायरेक्शनल में, किसी भी दिशा में सर्किट को नियंत्रित कर लेता है और द्विदिशीय स्विचिंग युक्त है, लेकिन यहाँ देखो ट्रिगर के लिए काम में लेते हैं तो ट्रिगरिंग में डायक आता है, ट्राइक नहीं होता, ठीक है। एक पकड़ में आ गया, वही बहुत अच्छा। इस मोटर का प्रतीक देखो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, एम लिख करके डीसी लिख करके ऐसे लिखा है, ये डीसी मोटर का ही प्रतीक है, घबराना नहीं है। थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो 2 लाइन इसने डाल दी ना, ये डीसी सीरीज मोटर की होती है, और दोनों अगर पास पास में होती है वो होती है शंट मोटर की, ठीक है। और मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आ जाएगा। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सही है। सोलेनॉइड के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम आ जाएगा। एसी और डीसी पर चर्चा की गई है, स्टेटमेंट सही बताओ। लंबी दूरी के लिए एसी के बारे में है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एसी में है, फ्रीक्वेंसी 0 डीसी की होती है और दिशा उलट देता है एसी। एक मिलान कर लो बस कि तीसरा जो है इसमें डीसी कहाँ दिया हुआ है, तो तीसरे में देखो डीसी इसमें दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था, इसका मतलब सी और बी तो नहीं होगा, बाकी और भी मिलान कर लो। ऐसे ही ऑप्शनों को मिलान किया करो। आर एल समांतर सर्किट है तो समांतर में क्या होगा, जो आपका रेजिस्टर और इंडक्टर है उस पर वोल्टेज सेम होगी और सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी। आर एल पैरेलल सर्किट है, करवा चुके हैं तो ये गलत होगा ही नहीं। और नेटवर्क में बंद परिपथ के चारों ओर वोल्टेज का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है, ये हमारे किरचॉफ भाई साहब ने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं ना। सही होगा, कितने सही हो रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टेक्निकल में 80 में से बता देना, बहुत है एक बार, है ना। और मेरिट मुझे तो लगता है 70% से भी ऊपर जाएगी। क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्रॉस आर्म ओवरहेड में इंसुलेटर लगाए रखने के लिए होती है, ध्यान रखना। इंसुलेटर का उद्देश्य होता है तारों का। सॉलिड एंगल की इकाई स्ट्रेडियन होती है, ठीक है। और सेफ्टी मेजर के लिए तार कौन सी है, तो अर्थ वायर सेफ्टी में आएगा, है ना, अर्थिंग के लिए। और हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो कितनी है, तो 240 वोल्ट एसी आती है। बस माय डियर कमेंट करके बताना 80 में से आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, और बाकी ये आपके सामने आंसर है। फाइनल आंसर की आएगी तो मिलान करेंगे, और पेपर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप में डलवा दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।